तो हाँ जी, तो बच्चों ये हमारा लेक्चर है ये जो अपना लेक्चर 5 था उसका पार्ट 2 है, ठीक है जी। तो लिहाजा वो कहता है कि फ्रीक्वेंसी पावर एंड वोल्टेज रिएक्टिव पावर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिंक्रोनस जनरेटर, यानी कि इसमें हम स्टडी करेंगे फ्रीक्वेंसी और पावर का रिलेशनशिप और वोल्टेज और रिएक्टिव पावर का रिलेशनशिप सिंक्रोनस जनरेटर के, ठीक है, जो करैक्टरिस्टिक्स में आता है। तो लिहाजा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे क्या पॉइंट लिखा हुआ है, प्राइम मूवर स्पीड लोड। अब इसमें बच्चों आपको पता है प्राइम मूवर क्या होता है, मैंने आपको बताया था प्राइम मूवर वो हमारा यानी कि आपको मैंने बताया था ये जो प्राइम मूवर होता है ये वो रूटर है, यानी कि रोटेट करने वाला जो रूटर को रोटेट करवाता है। प्राइम मूवर मींस जैसे हम डीजल या क्या लेके कोई फ्यूल बर्न करवा के चलाते हैं, ठीक है जी, जिसकी वजह से वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है और रूटर इसी के साथ कनेक्ट होता है, दैट्स वाई वो भी रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है जी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। क्योंकि रूटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो होता है, लेकिन जब वो रोटेट करना स्टार्ट करता है तो वही मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है रोटेटिंग, यानी कि वो बन जाता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे कह रहा है वो ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। प्राइम मूवर स्पीड ड्यू टू लोड, ठीक है, ये लाइन का ये मतलब है, यानी कि जो प्राइम मूवर की स्पीड है वो लोड से वेरी कर रही होती है, मतलब जैसे जैसे लोड करेगा उसी तरह से प्राइम मूवर की स्पीड चेंज होती जाएगी, ठीक है। यानी हम लोड बढ़ाते हैं तो प्राइम मूवर की स्पीड भी इंक्रीज होगी, क्योंकि स्पीड का और लोड के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है यहाँ पे। क्योंकि देखो बच्चों, आप जितना लोड बढ़ाओगे उतना ज़्यादा हमें यहाँ पे डीजल यानी कि उबाल या क्या नाम है यार, डीजल बर्न करवा के ज़्यादा कह लो वर्किंग यानी ज़्यादा इनपुट देनी पड़ेगी, क्योंकि आगे ज़्यादा आउटपुट मांगी जा रही है। तो जहाँ पे ज़्यादा आउटपुट मांगी जा रही है यानी कि ज़्यादा लोड कनेक्ट किया जा रहा है, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा डीजल बर्न करना होगा ताकि आपका प्राइम मूवर का स्पीड तेज़ हो, जिससे वो ज़्यादा आगे करंट सप्लाई करे, ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई करे, ठीक है। बात ये है यहाँ पे। आगे वो कहता है गवर्नर मैकेनिज्म। अब गवर्नर मैकेनिज्म इसका एक हल भी है। गवर्नर मैकेनिज्म बच्चों पता क्या करता है, जब आपका मतलब कि लोड बढ़ता है ना, यानी कि आपका जो लोड है जो आपका एकदम से बढ़ गया, तो गवर्नर मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है, यानी कि एक ऐसा मतलब प्रोसीजर है, इससे क्या होता है जी, एकदम से फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट कर देता है और प्राइम मूवर की स्पीड से वोल्टेजेस की मिकदार को भी सेट कर देता है, जिससे क्या होता है जी, हमारा जो लोड जितना भी बढ़ा उससे जो इफेक्ट आना होता है वो इसको कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, गवर्नर मैकेनिज्म। आगे ये आपने इक्वेशन जरा चेक करनी है। एस डी से मुराद है बच्चों ड्रॉप ऑफ स्पीड, यानी कि स्पीड ड्रॉप, स्पीड में कमी, ठीक है। वो कहता है कि ये आपको पता है एन का क्या मतलब है, स्पीड ऑफ रोटेशन, जो हम आगे फाइंड आउट करते रहे हैं एन एम के नाम से। स्पीड ऑफ रोटेशन एट नो लोड माइनस स्पीड ऑफ रोटेशन एट फुल लोड। ये किसकी स्पीड ऑफ रोटेशन है, वो अपने प्राइम मूवर की स्पीड ऑफ रोटेशन, यानी वो जो रूटर हमारा रोटेट कर रहा है ना उसकी स्पीड ऑफ रोटेशन, रोटेट करने की स्पीड, समझ गए हो ना नाम से। तो लिहाजा वो कहता है कि अपने रूटर की रोटेट करने की जो स्पीड है नो लोड पे, और उस रूटर की जो रोटेट करने की स्पीड है फुल लोड पे, माइनस अवर वही चीज़ यानी कि एन एफ एल, यानी कि एन एट फुल लोड। अब आपको समझ आ गई या एन क्या चीज़ है, तो इसको याद रखना। मैं बार बार नहीं है याद बोल सकता, क्या नाम है अपना, मैकेनिकल मोशन भी आप इसको कह सकते हो, स्पीड ऑफ रोटेशन भी कह सकते हो, कहीं इसके नाम है। एंगुलर स्पीड तो अपना ओमेगा हो जाता ना, तो ये ओमेगा तो नहीं है। अब वैसे एक लिहाज से आप इसको एंगुलर स्पीड कह सकते हो, क्योंकि वो जो ओमेगा है वो थोड़ा सा यूनिट से वेरी करता है, वैसे चीज़ एक ही है, ये मल्टीप्लाई बाय 100। अब बच्चों आपने जरा मुझे बताना वो स्पीड ऑफ ड्रॉप ऑफ स्पीड हमें बताई जा रही है, ठीक है। यानी वो कहता है इसका असल में ना ये इक्वेशन हमें बता रही है हमारा मतलब कि इसकी इफिशियंसी, अगर हम चेक करना चाहें ना हमारा सिस्टम कितना इफिशियंट है, तो वो उस वक्त इफिशियंट होगा जब फुल लोड यानी कि फुल लोड पे ड्रॉप ऑफ स्पीड 0 हो। ड्रॉप ऑफ स्पीड क्या है बच्चों, यहाँ पे बच्चे मार खा जाते हैं। ड्रॉप ऑफ स्पीड एक चीज़ की कमी है। यानी देखो कि एक जनरेटर जो है या कह लो मैं हूं, ठीक है, मैं अपनी बात करता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। मैं अगर मतलब कह लो यूनिवर्सिटी में अब स्टडी कर रहा हूँ, तो अगर मेरे मतलब कि कह लें कि करैक्टर में इस तरह से वीकनेस आ जाती है कि मेरी जो स्पीड ऑफ स्टडी थी, यानी कि मैं जिस तरह से पढ़ता हूँ उसमें कोई ना कोई कमी आ जाती है, तो वो क्या होगा जी, मेरे लिए एक लॉस होगा, एक कमी होगी मेरे लिए। तो दैट्स वाई दिस इज आल्सो अ लॉस फॉर जनरेटर, यानी कि जितनी स्पीड ऑफ ड्रॉप यानी कि ड्रॉप स्पीड ज़्यादा होती जाएगी उतनी ज़्यादा जनरेटर की इफिशियंसी कम होती जाएगी। तो ये ड्रॉप ऑफ स्पीड 0 होगी तो हमारा जनरेटर ज़्यादा इफिशियंट होगा। दैट्स वाई हम लिखते हैं कि एस ऑफ टी इज इक्वल टू 0 देन अवर जनरेटर इज मोर इफिशिएंट। ये चीज प्रेजेंट करता है, यानी कि नो लोड पे भी उसकी स्पीड ऑफ रोटेशन रूटर की उतनी ही है, जबकि फुल लोड पे भी उसकी रोटेशन उतनी ही है। ऐसा होना चाहिए, कोई फर्क ना आए उसकी स्पीड में। आगे हमने ये बात भी इस इक्वेशन को भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पोल्स ओवर 120। ये इक्वेशन किस लिए होती है बच्चों, अगर हमारे मतलब के कह रहे हैं कि जो ये डैम्स वगैरह वहाँ पे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे बिजली तैयार की जा रही है ताकि आगे सप्लाई की जाए, तो लिहाजा वो 50 हर्ट्ज पे कैसे जनरेटर्स न्यू ला के कनेक्ट करते हैं, वो इस तरह से करते हैं कि उसकी एंगुलर स्पीड और नंबर ऑफ पोल्स को इस फार्मूले में पुट करके उसकी 50 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ है जी, जो एंगुलर स्पीड है वो नंबर ऑफ पोल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जब दो चीज़ें एक साइड पे आ जाए ना इक्वेशन के, वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, और ये दोनों जो है फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट रिलेशन रखती है, मतलब कि इनके चेंज होने से फ्रीक्वेंसी में भी फर्क आएगा। तो देखें बच्चों, जब हम एंगुलर स्पीड बढ़ाते हैं ना,
तो नंबर ऑफ पोल्स कम हो जाते हैं। यानी कि अगर आपका कोई जनरेटर है बच्चों, उसके अंदर गरारी पोल्स को मैं गरारी से मिसाल देता हूँ। गरारी तो आपने देखी होगी ना आपके मोटर बाइक में, वो जो गरारी होती है जिसके ऊपर चैन हमने क्या किया होता है, कवर किया होता है। और वैसे ही बच्चियों ने जो हमारी मतलब यहाँ पे सिस्टर्स बैठी हैं, उन्होंने कह लें कि साइकिल्स के ऊपर वो गरारी लगी देखी होगी जिसके ऊपर चैन आप वो चढ़ाते हैं और वो चलती है। तो लिहाजा ये वो उस गरारी की मिसाल ले लो। तो अगर हमारे मतलब कि एंगुलर स्पीड कम होगी तो गरारी का साइज बड़ा होगा या नंबर ऑफ कह लो पोल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये मैं पहले समझा चुका हूँ। ये इस तरह से बच्चों काम ज़्यादा होके एक दूसरे को एडजस्ट करके 50 हर्ट्ज पे दोबारा वापस ले आते हैं, मतलब दोबारा लेके आते हैं होते ही 50 हर्ट्ज पे सेट है, ठीक है। आगे ये इक्वेशन जरा समझिएगा। पी से हमारा क्या है जी, नंबर ऑफ पोल्स ही हैं, और इज इक्वल टू एस पी का ये बताया गया स्लोप ऑफ कर्व है जिसका यूनिट इन किलोवाट पर हर्ट्ज, ठीक है जी। यानी ये वो स्लोप ऑफ कर्व है ये जो यहाँ पे मेंशन नजर आ रही है आपको दोनों ग्राफ्स में, मैं आपको बाद में समझाता हूँ। ये इक्वेशन देखें क्या बता रही है, स्लोप ऑफ कर्व इनटू फ्रीक्वेंसी एट नो लोड माइनस फ्रीक्वेंसी एट फुल लोड। ये एक फार्मूला जिसे आपने याद करना है, फ्रीक्वेंसी एट नो लोड माइनस है फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल लोड। तो देखो बच्चों, ये ग्राफ पे आ जाओ, ये दो ग्राफ समझने के बाद नीचे चलते हैं। तो बच्चों कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि रियल पावर और रिएक्टिव पावर में फ़र्क क्या है। देखो बच्चों, जब हम रेजिस्टिव लोड लगाते हैं ना किसी सिस्टम के साथ, तो जो पावर जनरेट होता है वो होता है एक्टिव पावर। मतलब कि रेजिस्टिव लोड में ना तो लैगिंग देखी जाती है ना लीडिंग देखी जाती है, दैट्स वाई वो होता ही एक्टिव पावर है। जबकि जो अपना इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड होता है ना, यानी कि ये जो इंडक्टर और कैपेसिटर जब सिस्टम में लगाया जाता है तो उसमें लीडिंग लैगिंग आ जाती है। लीडिंग लैगिंग मतलब कि कोई वोल्टेज से लीड करवा रहा है, कोई करंट से लीड करवा रहा है, इन दोनों में से, ठीक है। तो लिहाजा उसमें लीडिंग लैगिंग की वजह से एक रिएक्टिव पावर यानी कि एक ना चाहा पावर पैदा हो जाता है, जो हम मतलब चाह नहीं रही होते कि सिस्टम के अंदर हो, लेकिन वो पैदा हो जाता है। दैट्स व्हाई उसको हम कहते हैं रिएक्टिव पावर। यहाँ पे भी न्यूटन का लॉ की बात ही चलती है कि यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन चल रहा है। हमने तो एक्शन किया, हमने तो फैन चलाया, कैपेसिटिव लोड है ना फैन के अंदर, तो हमने तो फैन चलाया, लेकिन फैन ने क्या किया, रिएक्टिव पावर पैदा कर दिया अपनी कैपेसिटिव लोड की वजह से। तो ये मसला है। आगे देखें बच्चों, क्या नाम था अपना, एन एंगुलर स्पीड एट फुल लोड, और ये क्या है जी अपना पावर एट फुल लोड। ये देखें, ये जो एक्स एक्सिस है पावर किलोवाट यानी कि पावर को प्रेजेंट कर रही है, और ये जो अपनी वाई एक्सिस है ये एंगुलर स्पीड को प्रेजेंट कर रही है, एन को, ठीक है। ये आप इसको कह लो मैकेनिकल मोशन को, मैकेनिकल मोशन भी एन को कहते हैं, ठीक है बच्चों, काफ़ी इसके नाम है। तो देखो ये क्या बता रही है यहाँ पे, एक स्लोप या असल में देखने वाली कि देखो वो कहना चाह रहा है कि जब आप जो आपकी मैकेनिकल मोशन नो लोड पे होती है वो क्या करती जाती है, वक्त के साथ ड्रॉप होती जाती है जब फुल लोड यानी कि इसके साथ टच होती है। तो लिहाजा फुल लोड पे आपकी जो मैकेनिकल मोशन है वो इस पॉइंट पे यहाँ पे नो लोड के साथ भी अटैच होती है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट भी होता है यहाँ पे कि जो आपकी फुल लोड के ऊपर रोटेशन होती है वही नो लोड पे भी रोटेशन होती है, यानी कि दोनों की स्पीड इक्वल होती है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी के साथ भी उसने यही स्लोप का यहाँ पे देखो रिलेशनशिप दिखाया हुआ है, ठीक है जी। और उसके बाद टर्मिनल वोल्टेजेस की आप जब देखोगे आपको यहाँ पे ज़्यादा समझ आएगी। ये जो आपने ग्राफ देखना है बच्चों ज़रा, यहाँ पे रिएक्टिव पावर की बात हो रही है, वो एक्टिव पावर थी, ये रिएक्टिव पावर है। यानी देखो रिएक्टिव पावर एट फुल लोड यहाँ पे लिखा हुआ है, वो क्या है, टर्मिनल वोल्टेज एट फुल लोड और टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड। असल में वो ये बताना चाह रहा है बच्चों, ये जो स्लोप है ना वो वहाँ पे वो जो स्लोप्स थी वो इसी स्लोप से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे जो आपको देने लगा ना कंसेप्ट, वो वहीं पे आपने ना फॉलो कर लेना, मतलब कि वहाँ पे बिठा लेना दिमाग में। ये जो स्लोप है बच्चों देखो, जहाँ पे मतलब कि एग्जैक्ट टच कर रही है वो वहाँ पे हमारा रेजिस्टिव लोड वर्क कर रहा है, क्योंकि रेजिस्टिव लोड पे फुल लोड यानी सेम होता है, वहाँ पे एक्टिव और रिएक्टिव पावर का कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ एक्टिव पावर वर्क कर रही होती है। और जहाँ पे आपकी स्लोप ज़्यादा मतलब देखो यानी टर्मिनल वोल्टेज के यानी कि बिल्कुल मेन पॉइंट पे है, ये यहाँ पे कैपेसिटिव लोड कनेक्ट होगा, क्योंकि जब कैपेसिटिव लोड होता है तो वो वोल्टेज को क्या करता है, स्टोर करता है। और दूसरे नंबर पे ये भी है कि वो लीडिंग भी करवाता है पावर को, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारी पावर की मैक्सिमम वैल्यू भी होगी और टर्मिनल वोल्टेज की भी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, नो लोड के अकॉर्डिंग। और उसके बाद देखो यहाँ पे सेंटर में ये जो है ये वक्त के साथ साथ क्या करती जा रही है, लैग करती जा रही है, मतलब कि डाउन फॉल करती जा रही है। तो लिहाजा यहाँ पे इंडक्टिव लोड कनेक्ट होगा, क्योंकि इंडक्टिव लोड में क्या होता है, वोल्टेज लैग करते हैं। और दूसरे नंबर पर इंडक्टिव लोड के अंदर क्या होता है जी, कि वो जो इंडक्टिव लोड होता है वो माइनस क्यू पे वर्क कर रहा होता है, ठीक है। अभी मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स पर आता हूँ जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, फिर आपको ये स्लोप ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हमने इस लेक्चर पे टाइम लगाना है बच्चों, ये नहीं करना कि जान छुड़वानी है। ये जरा चेक कीजिएगा, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवाए थे पॉइंट्स कि अगर लैगिंग लोड लगा हुआ यानी कि इंडक्टिव लोड लगा हुआ तो क्या होगा जी, फर्क क्या पड़ेगा। वो कहता है कि V5 और VT डिक्रीज करेंगे। तो मैंने आपको वहां पे क्या दिखाया, जब स्लोप नीचे गिरी मैंने बोला कि इंडक्टिव लोड लगा हुआ है, उसकी क्या वजह है, क्योंकि आपका जो VT वोल्टेज है वो डिक्रीज कर रहे हैं। और लीडिंग लोड पे क्या होता है जी, वो देखो लीडिंग लोड मतलब कैपेसिटिव लोड की बात कर रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर लोड, तो रिएक्टिव पावर की ही हम वहां पे बात कर रहे हैं। तो लिहाजा वो कहता है कि इस कंडीशन में ये होगा कि आपके जो VT वोल्टेज है वो इंक्रीज हो जाएंगे, और यूनिटी में क्या होगा जी, ये दोनों स्लाइटली डिक्रीज करेंगे, यानी कि बहुत ही कम दर्जे तक। तो आ जाओ वापस यहाँ पे, तो देखो बच्चों अब आपको पॉइंट समझ आएंगे। ये देखो ये पॉइंट, इतना पॉइंट हम कह रहे हैं रेजिस्टिव लोड का है, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लाइटली सा डिक्रीज आ रहा है, ठीक है।
और ये जो पॉइंट इतनी स्लोप है, इतनी स्लोप है, ठीक है जी, इसको हम कह रहे हैं इंडक्टिव लोड, क्योंकि यहाँ पे देखो डिक्रीज आता जा रहा है वक्त के साथ साथ, यानी कि अपना वोल्टेज जो है डिक्रीज करते जा रहे हैं। वो तो स्लाइटली थोड़ा सा डिक्रीज है, यानी कि देखो ना होने के बराबर है। ये मैंने स्लोप हाथ से कवर किया, इस वजह से ये ज्यादा ऐसे डिक्रीज लग रही है, लेकिन ये इतना डिक्रीज नहीं है, ठीक है जी। ये ऊपर टच करवा के ऐसे सीधी खींचते हैं, जैसे वहाँ पे यहाँ पे सही स्लोप खींची गई है, वहाँ पे भी बच्चों इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड की ही मिसाल है इन स्लोप्स पे, ऐसे ही है जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखो बच्चों, ये जो यहाँ पे यानी ये ऐसे ही है जैसे स्लोप बढ़ती गई, तो हमने कैपेसिटिव लोड करेक्ट किया, दैट्स वाई टर्मिनल वोल्टेज बढ़ गए हैं, ठीक है। ये चीज़ मेरे अजीज, तो ये इसका मतलब है इस पूरे स्लोप और इस पूरे ग्राफ का। तो अब आ जाओ नीचे, वो कहता क्या है, वो कहता है फर्स्ट पॉइंट पे पावर एंड रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय सिंक्रोनस जनरेटर, यानी कि जो सिंक्रोनस जनरेटर पावर और रिएक्टिव पावर आगे सप्लाई करता है, यानी कि अगर रेजिस्टिव लोड लगा तो पावर या एक्टिव पावर होगी, और रिएक्टिव पावर उस वक्त जब इंडक्टिव या कैपेसिटिव लगा है। आर डिमांडेड बाय द लोड, जो कि लोड से डिमांड की जाती है, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय सिंक्रोनस जनरेटर। वो उसके इख्तियार में नहीं होती कि वो कितनी पावर आगे भेजे सिंक्रोनस जनरेटर, वो कैसे इख्तियार में लाता है देखो। यानी कि बच्चों हमने एक सिंक्रोनस जनरेटर चलाया हुआ है 5 किलोवाट का, ठीक है। तो आगे मेरा एक पंखा चल रहा है, यानी एक फैन चल रहा है जो 80 वाट की डिमांड कर रहा है, ठीक है। वो एक कैपेसिटिव लोड हुआ ना, तो वो रिएक्टिव पावर भी डिमांड करेगा उसी के अंदर। तो रिएक्टिव और एक्टिव तो आपको समझ आ गया, वो बार बार अब इसको रिपीट नहीं करूंगा। यानी कि लोड क्या है जी, लोड पहले बोलेगा उसे भाई 80 वाट, यानी कि लोड के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करेगा जनरेटर की आउटपुट। वो ये नहीं करेगा कि एट अ टाइम, यानी कि उस पंखे को भी 5 किलो वाट दे रहा है, अपनी फ्रिज को भी 5 किलो वाट दे रहा है, जबकि वो थोड़े वाट्स मांगता है, तो इस तरह से तो वो जल जाएंगे सारे। तो जनरेटर सिंक्रोनस जनरेटर को डिजाइन ही ऐसे किया गया होता है कि वो क्या करता है जी, लोड के अकॉर्डिंग आगे वोल्टेज सप्लाई करता है, ठीक है बच्चों। अब आगे आ जाओ, पावर या वोल्टेज, आप एक ही बात कर लो ना, पावर की बात कर लो, पावर आगे सप्लाई करता है। आगे देखो वो कहता है फॉर एनी रियल पावर, यानी कि रियल पावर यानी कि पी की बात कर रहा है, द गवर्नर सेट पॉइंट्स कंट्रोल द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। रियल पावर में क्या होता है जी, जो आपका वो गवर्नर मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था, वो क्या करता है जी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। और रिएक्टिव पावर में क्या होता है जी, जो अपनी फील्ड करंट होती है, फील्ड करंट आपको पता है ना आई एफ, जिस जो हमारी उस सप्लाइड वोल्टेज की बैटरी में से निकल रही होती है, जो हम बैटरी कनेक्ट करवाते हैं प्राइम मूवर को मूव करवाने के लिए, क्योंकि प्राइम मूवर को मूव करवाने के लिए डिफरेंट वेज थे, ये मैंने आपको समझाया था वहां पे फर्स्ट लेक्चर के अंदर। तो देखो वो कहता क्या है, वो कंट्रोल करती है, यानी कि वो फील्ड करंट कंट्रोल करते हैं टर्मिनल वोल्टेज को, क्योंकि बच्चों बात सीधी सी है यार, जैसे जैसे फील्ड करंट बढ़ता है वैसे ही टर्मिनल वोल्टेज की तादाद भी बढ़ती जाती है, क्योंकि पीछे से ज्यादा सप्लाई आ रही है तो ज्यादा आउटपुट मिलेगी, ये चीज़ है, क्योंकि इनका डायरेक्ट रिलेशन ही एक दूसरे के साथ होता है। तो वो ये बता रहा है कि रिएक्टिव पावर में क्या होता है, फील्ड करंट कंट्रोल कर लेती है टर्मिनल वोल्टेज को, जो सिंक्रोनस जनरेटर के होते हैं। अब आगे आ जाए, बस ये लेक्चर एंड होने लगा, फिर हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे और काम इससे जान छूट जाएगी। वो कहता है कि अगर जब आपका सिंक्रोनस जनरेटर अकेला काम कर रहा हो, द रियल एंड रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय द सिंक्रोनस जनरेटर विल बी द अमाउंट डिमांडेड बाय द अटैच्ड लोड। यही बात हमने पहले की है कि जो आपका सिंक्रोनस जनरेटर जब अकेला काम कर रहा होता है, रियल पावर मतलब वो जो मैंने पी लिखा था बच्चों, और रिएक्टिव पावर जो मैंने क्यू लिखा था, यानी कि पी एंड क्यू सप्लाइड बाय द सिंक्रोनस जनरेटर विल बी द अमाउंट डिमांडेड बाय द अटैच्ड लोड। यही वहां पे हमारी लाइन थी, बस थोड़ी सी चेंज थी। यानी वो कह रहा है कि जो रियल और रिएक्टिव पावर होती है ना सिंक्रोनस जनरेटर की, वो डिपेंड करती है कि वो कितनी आगे भेजेगा, कि लोड कितनी डिमांड करता है। यही बात है जो हमने आगे की है। आगे वो देखें दूसरी वही हमने बात यहाँ पे रिपीट की हुई है, जो यानी वो तीनों की तीनों बातें फिर से रिपीट हुई हैं जो भी हमने पढ़ी हैं। दूसरी बात यही हमने किया कि गवर्नर सेट पॉइंट्स ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर विल कंट्रोल द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर सिस्टम, यानी कि गवर्नर जो सेट पॉइंट्स होते हैं, यानी कि गवर्नर मैकेनिज्म ने जो पॉइंट सेट किए होते हैं, वही हमारे सिंक्रोनस जनरेटर वाले ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। और फील्ड करंट आप जानते हो बच्चों कि जो अपना फील्ड करंट होता है वो कंट्रोल करता है टर्मिनल वोल्टेज, ये भी हमने पढ़ा पीछे, ये भी तीसरा पॉइंट था। और ये लास्ट में मेरे जहन में बात आई है, फिर से एक दफ़ा बता दूं, जो गवर्नर मैकेनिज्म है बच्चों वो ऐसे ही है, जैसे आपको पता होगा आपके जनरेटर पे ना एक पॉइंट दिया गया होता है, एक स्टेप दिया गया होता है, जहां से आप जनरेटर की रेस बढ़ाते हो। रेस बढ़ाने से क्या मतलब होता है, आप उसकी ना मतलब कि वोल्टेज प्रोड्यूस करने की क्या मतलब है कि अमाउंट इंक्रीज कर रहे होते हो, ठीक है। वोल्टेज की आउटपुट वोल्टेज की वो कैसे इंक्रीज होते हैं, आप यानी रेस बढ़ाते हो, यानी वो जो आपका ट्रिगर होता है, ट्रिमर होता है, उसको आप क्या करते हो, इस तरह से सर्कुलेट कर रहे होते हो, आगे उसका इंक्रीज कर रहे होते हो। तो क्या होता है जिसकी पावर यानी कि प्राइम मूवर अंदर से उसकी स्पीड बढ़ रही होती है मूव करने की, रोटेशन करने की, ठीक है। तो उससे आपका फ्यूल जो बर्न होता है वो भी ज्यादा उसकी तादाद हो जाती है, यानी कि ज्यादा तादाद में जलना स्टार्ट हो जाता है, जल्दी फ्यूल बर्न स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप ज्यादा पावर उससे खींच रहे हो। और प्राइम मूवर की स्पीड भी यही गवर्नर मैकेनिज्म कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, आपने वो जो आपका ट्रिमर था उसको घुमा के प्राइम मूवर की स्पीड ज्यादा कर दी, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई और प्राइम मूवर की स्पीड भी ज्यादा कर दी। ये पॉइंट मैं आपको भी पढ़ाई देता हूँ।
ये देखें बच्चों, जब हम उस्ताद से कोई बात सुनते हैं ना, तो उसका एक कह लो मुझे रखना पड़ता है एक पॉइंट, ताकि आपको बाद में समझा सकूं जिस पॉइंट की मुझे ज़्यादा समझ ना आई हो, ठीक है। तो वो कहता है कि मैंने ये लिखा था सर की बात यही है कि गवर्नर मैकेनिज्म जो है वो फ्रीक्वेंसी को कम और ज़्यादा बताता है जब हम रेस चेंज करते हैं। मतलब बताते से मुराद ये है, मतलब कि कम या ज़्यादा करता है, आप ऐसे समझ लो, यानी वो फ्रीक्वेंसी में चेंज लाता है जब हम उसकी रेस चेंज करते हैं। मतलब कि उससे रिक्वायरमेंट की जो मतलब कि ऑप्शन दिया गया होता है ना जनरेटर पे, उसको चेंज करते हैं, उससे फ्रीक्वेंसी में कम या ज़्यादा यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा होता है। यानी हमारा जो जनरेटर अगर आगे लोड कम है तो हम उसकी स्पीड कम कर देते हैं, और अगर लोड ज़्यादा है तो हम उसकी रेस क्या कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। मतलब रेस वो अमाउंट को बस चेंज करना होता है, ठीक है जी। तो अभी आप इजाज़त दें मुझे, क्योंकि यहाँ पे आपका लेक्चर दी एंड हो चुका हुआ है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करेंगे। अभी इजाज़त।